दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक नया टॉपिक। यानी कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली के बारे में, जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, अपनी पहले की वीडियो में हमने पहले की बायो वीडियो हमने बना रखी है। बायो की वीडियो में हमने दो टॉपिक्स देखे थे। पहला क्या, सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, ऑल दीज, सेल की डिस्कवरी भी हमने देखी थी। ये सब कुछ हमने अपनी पहले की वीडियो में देख लिया है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि सेल के कुल मिलाकर के आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपके सारी सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं और सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स में से हमने सबसे पहले क्या कवर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया। और उस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, कहाँ प्रेजेंट होता है और वो उसको जो है सेल के अंदर क्या टाइटल मिला है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों को सेल के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहले तो वो आधे टाइम इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई सेल के अंदर क्या होता है। मतलब देखो, बॉडी के अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है, मतलब उनको ये पता होता है राइट, कि कई सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनेंगे, कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये उनको पता होता है। लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, फिर उसके अंदर ये, उसके अंदर वो है, लेकिन फिर सेल के अंदर ये सब चीज़ें कहाँ हैं, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। एंड मैं आपको बताऊँ, ये मुझे भी कंफ्यूज करती थी, पर अब नहीं करती है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ऐसी कन्फ्यूजन्स नहीं होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सेल जो है, सेल क्या होता है, सेल आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म की। सेल्स जो होते हैं आपके, वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। पहला होता है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि इनकम्प्लीट होती हैं, मतलब कि उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं उसमें, वो इनकम्प्लीट सेल्स होती हैं और अधिकतर बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो ये हमारे अंदर पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? वेल डेवलप्ड होती हैं, कंप्लीट सेल्स होती हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ जो सेल है आपकी, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है राइट। तो न्यूक्लियस ये रहा आपका। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ढेर सारी ऑर्गेनेल्स हैं आपके, कई सारी ऑर्गेनेल्स हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे समझूं तो देखिए, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर कई सारी ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका लाइसोसोम है, ये आपके राइबोसोम्स हैं, ये आपका गोल्गी अपैरेटस है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रहा आपका न्यूक्लियस राइट, ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये रहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सभी जो है ना आपके, ये जो अलग अलग आपकी सेल ऑर्गेनेल्स है ना, इनको अलग अलग काम बांटा गया है कि देख भाई, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, मतलब कि डिविजन ऑफ लेबर है, सबको अलग अलग काम मिला हुआ है। तो ये सभी क्या है, सेल के अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऑर्गन्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं। और इन लिटिल ऑर्गन्स को, यही जो आपके छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनको हम लिटिल ऑर्गन्स बोलते हैं, लिटिल ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, लिटिल ऑर्गन्स को ही हमने नाम दे दिया है सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, लिटिल ऑर्गन्स, ठीक है, जो सेल के अंदर होते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया अलग काम करेगा, लाइसोसोम अलग काम करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग काम करेगा, गोल्गी अपैरेटस अलग काम करेगा। तो अलग अलग काम है सबके पास, ठीक है। जब हमने यहाँ पे देखा कि सेल को हमने दो तरीके से क्लासिफाई करा था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसमें हमने ये चीज देख ली। इनके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं आपके, साइटोप्लाज्म में आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और साइटोसोल होते हैं। साइटोसोल फ्लूइड लाइक सब्सटेंस,
पर हम यहाँ पे मेन बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स में भी अब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेल ऑर्गेनेल्स में आपका लाइजोसोम आ जाएगा, सेंट्रियोल्स आ जाएगा, लाइजोसोम, सेंट्रियोल्स, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या वैक्यूल, ये सब आ जाएंगे आपके, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाएगा आपके सेल ऑर्गेनेल्स में। तो ये सारे 1 बाय 1 करके हमने पढ़ना था। तो हमने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर लिया, आपको देखना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आते हैं अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता क्या है। देखिए, inside the cell there exists a membranous network enclosing a fluid filled lumen which almost fills up the intercellular cavity. It is called endoplasmic reticulum. ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से, मतलब बिल्कुल न्यूक्लियस के पास ही होता है, न्यूक्लियस से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, न्यूक्लियस से दूर नहीं जाता ये कभी भी। कोई भी डायग्राम आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको न्यूक्लियस के साथ में ही लगा हुआ मिलता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन होता है जो कि ऑलमोस्ट, मतलब अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप ऐसे ही लिखेंगे, वरना समझने के लिए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए ये आपके क्या है, ये आपके ट्यूब्यूल्स हैं, क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं ये आपके। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका ट्यूब्यूल्स है, ये आपके वेसिकल्स हैं, ये आपकी सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी देखिए ये रही, ये आपकी क्या है, सिस्टर्नी है ना। तो अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। अब यहाँ पर अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, मेम्ब्रेनस नेटवर्क एनक्लोजिंग अ फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन which almost fills up the intercellular cavity, यानी कि इंटरसेलुलर कैविटी मतलब अंदर का ऑलमोस्ट जो स्पेस होता है वो यही कवर कर लेता है। ओके, उसके बाद क्या है, इट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। ऑलराइट, ER ऑकर्स इन 3 फॉर्म्स। ये 3 फॉर्म्स इसकी होती हैं। आप इसको पार्ट मत मांग लेना है, फिर इसके टाइप्स मत मान लेना, वो अलग होता है। ये बोल रहा है कि ऑकर, यानी कि ये 3 फॉर्म्स में ये होते हैं भाई, 3 फॉर्म्स में ये ऑकर होते हैं। देखिए कौन कौन सा, पहला है आपका सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स एंड तीसरा है ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी क्या है, क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक्स। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है आपकी, ये सिस्टर्नी है, ये आपकी क्या है, ये आपके जितने भी आपको दिख रहे हैं फ्लूइड, इनके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है ना। फ्लूइड तो आप सब जानते हैं, फ्लूइड भरा हुआ है इनके अंदर। ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड सैक्स है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलेंगे। तो ये सिस्टर्नी के फॉर्म में होगा। अब ये आप छोटे छोटे इनके ऊपर देख रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी राइबोसोम्स हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेसिकल्स। वेसिकल्स देखिए, ये वेसिकल्स आपको इस डायग्राम में नहीं दिखेगा, देखिए ये आपको दिखेगा गोल्जी अपैरेटस के डायग्राम में। मतलब आप मेरी बात को ना ध्यान से समझिएगा। ये रही आपकी सिस्टर्नी, लेट्स सपोज ये रही आपकी सिस्टर्नी। क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, राइट। एंड ये स्ट्रक्चर बनना आपको स्टार्ट होता है जिसको हम वेसिकल बोलते हैं। अब यही जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर इंडिपेंडेंट बन जाता है, यानी कि फ्रीली वेसिकल हो जाता है, फ्रीली वेसिकल बन जाता है। तो जब आप गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम देखेंगे तो यू विल फाइंड लाइक दिस, ऐसे ऐसे होता है उसका डायग्राम। गोल्जी अपैरेटस का जो डायग्राम होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, कुछ ऐसा ही होता है गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम। ये सभी उसके क्या है, ये सभी वेसिकल्स होते हैं। ऑलराइट, तो गोल्जी अपैरेटस जो है आपका, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसी से बनता है। ओके, आगे देखिए, गोल्जी अपैरेटस के बारे में भी हम नहीं जानेंगे। तो ये मेरा वेसिकल हो गया। तीसरा क्या है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स तो आप समझ ही रहे हैं। वेसिकल्स में देखिए ये आपके राइबोसोम्स, ये वेसिकल्स में देखिए ये आपके राइबोसोम्स हैं। ये रही आपके ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर ये सभी आपके राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये बस ऐसे ऐसे ही होते हैं आपके राइबोसोम्स। ओके, तो ये आपका हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने फॉर्म में होगा, 3 फॉर्म में होगा। कैसा दिखेगा, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे क्या है कि ट्यूब्यूल्स हो गया। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख रखा है। वो नोट क्या है, द ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ ममल्स। यानी कि जो ममल्स होते हैं, ममल्स की जो RBC होती है, उनमें जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एब्सेंट होता है। अगर मैं इनमें बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो दैट इज एब्सेंट, वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ममल्स की आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है एमसीक्यूज में आपका 1 मार्क्स का आ जाए। ये है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको छोटे 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 डॉट 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 दिख रहे होंगे। ये डॉट डॉट क्या है, राइबोसोम्स है। तो ये जो राइबोसोम्स है यही प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं और यहीं पर ये ट्रांसपोर्ट भी करा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इसको क्या करा जाता है, ट्रांसपोर्ट करा जाता है। ये आपके जो राइबोसोम्स इनके सरफेस पर हैं वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे किसको, प्रोटीन्स को, और इनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगी। देखिए अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में पहले भी लिखा हुआ था। बस सीधा साधा आपका क्या है, सीधा साधा यही है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दे आर विद द राइबोसोम्स। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। आप इस फिगर में आराम से समझ सकते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यू कैन लर्न बाय दिस नेम, आप इसके नाम से ही याद कर सकते हैं। स्मूथ मतलब जो क्या हो, बिल्कुल स्मूथ हो। अब इनके ऊपर अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ ही तो रहेंगे। तो आप याद कर लीजिए स्मूथ में क्या होगा, राइबोसोम नहीं होगा। पर अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो इनमें राइबोसोम होते हैं। ये देखिए ये सभी क्या है, राइबोसोम्स ही तो हैं जो कि इनके ऊपर लगे हुए हैं। देखिए ये आपका लिखा हुआ है, ये राइबोसोम्स हैं, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपकी क्या हो गई, सिस्टर्नी हो गई, और ये सिस्टर्नल स्पेस हो गया। ये आपका क्या है, ये सिस्टर्नल स्पेस है और ये आपकी सिस्टर्नी हो गई। ऑलराइट, तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेंगे। और दूसरी बात, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज विदाउट राइबोसोम्स एंड इज मीन्ड फॉर सिक्रीटिंग लिपिड्स। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के फंक्शंस में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को, और अगर मैं बात करूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो ये किसको सिक्रेट करता है, इसको सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को। राइट, तो आप ये मिसमैच मत कर दीजिएगा। याद रखिए रफ वाला प्रोटीन के लिए, रफ वाला जो काम करेगा प्रोटीन का करेगा, स्मूथ वाला जो काम करेगा लिपिड्स का करेगा और शुगर्स का करेगा। ऑलराइट, चलिए इसका नॉर्मल सा हम क्या देख लेते हैं फंक्शन। इट फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ER provides, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम provides a pathway for the distribution of nuclear material from one cell to another। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है। सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्मूथ ER सिंथेसाइज फैट्स। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, स्मूथ ER की बात हो रही है। मैंने बताया स्मूथ ER जब भी आएगा वहां पे आप प्रोटीन नहीं लिखेंगे। ये क्या करते हैं, फैट्स का, स्टेरॉइड्स का, कोलेस्ट्रॉल्स का, इन सब का सिंथेसाइजेशन करते हैं, इन सब को सिंथेसाइज करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट इफ वी टॉक अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is concerned with the transport of proteins which are synthesized by ribosomes on their surface। इस बात को बड़े ही ध्यान से समझिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, किसको सिंथेसाइज करेंगे, फैट्स को, स्टेरॉइड्स को, फैट्स मतलब कि लिपिड, फैट और लिपिड एक ही बात है, लिपिड्स को, स्टेरॉइड्स को, कोलेस्ट्रॉल को। स्मूथ वाली बात हो गई क्योंकि इनके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स है ही नहीं है। बट अगर मैं बात करूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या अटैच होता है, राइबोसोम अटैच होता है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, और इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अगर ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी, जो कि कहां से बनेगा, जो कि इनके ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं वो बनाएंगे। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात थी। तो कभी भी आप इनको मिसमैच मत करिएगा। स्मूथ वाले लिपिड्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बट इफ यू टॉक अबाउट रफ तो वो प्रोटीन्स के सिंथेसाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम
अब हम देखेंगे कुछ इनके इंपॉर्टेंट बड़े बड़े फंक्शंस। जैसे अगर आपको 5 मार्क्स में लिखने को आ गया इसके फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो आप सिर्फ 4 पॉइंट एक लाइन का लिख के नंबर नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको और बड़ी बड़ी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे जिसमें स्मूथ और रफ दोनों की यहाँ पे हमने मिला करके देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें यहाँ पर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर ऑफ वर्टेब्रास हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। मैं आपको पहला पॉइंट बता देती हूँ, फिर हम रीड कर लेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो हमारे वर्टेब्रा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल्स आपकी पूरी बॉडीज में है, राइट, और सेल के और जितनी भी सेल है उन सबके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर ऑफ वर्टेब्रा, ठीक है। तो यानी कि लिवर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसी काम करता है, किसका काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मतलब किसी भी चीज को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। मतलब जो कूड़ा कचरा आता है उसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है इसमें, इट मेटाबॉलाइजेस वेरियस टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स, एस्पिरिन, उसके बाद क्या है इंसेक्टिसाइड्स, पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट्स एंड पॉल्यूटेंट्स। दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस मेक देयर एंट्री इन एनिमल्स बॉडी थ्रू फूड, एयर और क्या है वाटर। यानी कि जब हम फूड लेते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो एयर, फूड, वाटर के थ्रू ये सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, पहला पॉइंट। तो ये किस में काम करेगा, आप सबसे बढ़िया चीज इसमें क्या लिख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर ऑफ वर्टेब्रास हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। Smooth endoplasmic reticulum plays an important role in the biosynthesis of glycolipids, phospholipids and what? Cholesterol. यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायोसिंथेसिस ऑफ किसका, यानी कि किसको बनाने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोलिपिड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को। अभी हम पीछे पढ़ करके आए हैं कि क्या क्या बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। वही चीज यहाँ पर भी है, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इन सब का सिंथेसिस है, इन सब को कौन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए these lipids are used in the formation of प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये सभी जो लिपिड्स हैं ये अब किसके लिए यूज होते हैं, इन सभी लिपिड्स का यूज करा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, या फिर आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। और साथ में वेरियस स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी बनाने का काम करता है ये सभी जो लिपिड्स हैं। और इन सभी लिपिड्स को कौन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। देखिए हार्मोन्स आर आइदर स्टेरॉइड और प्रोटीन्स। हार्मोन्स दोनों हो सकते हैं, या तो वो स्टेरॉइड होंगे या तो वो प्रोटीन होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेज स्टेरॉइड हार्मोन्स। यहाँ पे देखिए, रट लीजिए इसको, दिमाग में समझ लीजिए, समझ तो आ ही रहा है, रट लीजिए इसको अच्छे से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जांपल कैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, उसके बाद आपका कोर्टिसोल हो गया। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ये सभी कैसे हार्मोन्स होते हैं वो हम अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ करके आए हैं। तो इन सभी का जो फॉर्मेशन होगा कौन करेगा, सिंथेसाइज कौन करेगा इन सबको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या है, एंजाइम्स आर, ये भी आपका हो गया। एंजाइम्स आर, ये 5 आपके टॉप पॉइंट्स बता रही हूँ कि अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, डाइजेस्टिव जिसको हम हाइड्रोलिटिक भी बोलते हैं, एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे जो जो बॉक्स बनाया है, जैसे इसमें डिटॉक्सिफिकेशन बनाया था, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाया था, वैसे ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स। यानी कि लाइसोसोम्स के जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन सब को प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों स्मूथ के लिए थे, दिस वाज also for smooth, this was also for smooth, but this is for rough। ये रफ के लिए है, प्रोड्यूस्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए आपसे ऐसा थोड़ी ना पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाई फंक्शंस लिखो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो स्मूथ भी आता है, रफ भी आता है, तो आप ऐसे लिखेंगे। मैं रफ के लिए मतलब इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको रफ में लिखना, इसको आप स्मूथ में लिखना, नहीं, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये आपके स्मूथ के बारे में था, ये स्मूथ के बारे में था, ये रफ के बारे में है, तो तीनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, एनी एंजाइम
ध्यान से पढ़िए, एनी एंजाइम विच इज मींट फॉर लाइसोसोम इज सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई भी एंजाइम जो कि लाइसोसोम के लिए होता है उसको सिंथेसाइज कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो करते हैं। ऑलराइट, क्लियर। It then enters in the lumen of rough endoplasmic reticulum। बार बार ल्यूमेन वर्ड आ रहा है, बहुत से लोगों को ल्यूमेन मतलब ही नहीं पता होगा। ल्यूमेन क्या होता है? मान लीजिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर भाई हमारी बॉडी में एक एक चप्पा चप्पा भरा हुआ है भाई, कुछ खाली नहीं है ना? तो कुछ खाली मत समझो आप, इसके अंदर जो चीज है वो ल्यूमेन है आपकी, है ना? तो अंदर जो मटेरियल होता है वो आपका ल्यूमेन कहलाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? इट देन एंटर्स इन द ल्यूमेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, एक मिनट मुझे यहाँ बॉक्स नहीं बनाना है, हाँ, lumen of rough endoplasmic reticulum। From the rough endoplasmic reticulum, this enzymatic protein is transported to Golgi apparatus। पीछे क्या पढ़कर के आया था आपने फंक्शन में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कौन करता है? उनके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो राइट, वही चीज यहाँ पर क्या है कि जैसे ही इनके ल्यूमेन में एंटर करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनने के बाद, जो एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है, जो भी प्रोटीन लाइसोसोम का, वो बनने के बाद जब एंटर करता है इनके ल्यूमेन में, तो फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है किसके पास? गोल्जी अपैरेटस के पास। बहुत बढ़िया। इज ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी अपैरेटस वेयर इट इज मार्क्ड टू बी इंक्लूडेड इन लाइसोसोम्स। ठीक है, तो वहां पे ये भाई टिक लग जाता है, ठप्पा लग जाता है कि ये भाई लाइसोसोम्स का है। ठीक है, देखिए भाई फोर्थ पॉइंट जो है ना आपका, बहुत ही ज्यादा भयंकर है, हाई फाई है। इसको हम बड़े सिंपल सी शब्दों में समझेंगे, क्योंकि ये भाई आपके क्या है, बुकिश सेंटेंसेस हैं, तो इसको हम सिंपल से वर्ड में समझेंगे यार। बस आप ये कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर मेम्ब्रेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम सिंपल से वर्ड्स में समझेंगे, बस आप इसकी बुकिश लैंग्वेज पे मत जाइएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है और अदर सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है, इन सबको फॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर अदर कोई सेलुलर मेम्ब्रेन है तो उसको फॉर्म किया जाता है। उसके बाद क्या है, जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब फॉर्म होते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं भाई, पहले तो वो इंसर्ट करे जाते हैं, और जब वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में इंसर्ट करे जाते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही इंसर्ट करे जाते हैं, मतलब खुद से ही वो इंसर्ट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लाइक, मुझे किसी और की जरूरत ना है, मुझे जो करना है भाई मैं वो कर लूंगा, नहीं मतलब किसी और की मेरे को जरूरत नहीं है। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको खुद से ही खुद के अंदर लेता है। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड एंड इंसर्टेड इनटू मेम्ब्रेन एट द लेवल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि सबसे पहले जो प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसाइज, मैंने आपको बताया प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वही बोल रहा है कि प्रोटीन्स का जो सिंथेसाइज होता है या फिर उनको मेम्ब्रेन में इंसर्ट करने का, वो सब काम कहाँ से स्टार्ट होता है, किसके लेवल से स्टार्ट होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेवल से स्टार्ट होता है। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिलेशन, ये कुछ टर्म्स है वो आप याद कर लीजिएगा। राइट, शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर कॉल्ड ओलिगोसैचराइड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैचराइड्स add to the molecules of protein and lipids at the level of Golgi apparatus। मतलब क्या होता है, जब हम Golgi apparatus समझेंगे तो उसमें हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। शुगर की एक छोटी छोटी क्या बनती है, शुगर की छोटी छोटी आपकी चेन्स बनती है, और ये जो चेन होती है, जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें ऐड हो जाती है। किसके लेवल पे? अब ये कौन सा लेवल आ गया? Golgi apparatus का लेवल आ गया। उसके बाद क्या है, फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन बताया जा रहा है, जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि अलग अलग ऑर्गेनेल्स को इन्वॉल्व करता है। मतलब फॉर्म होगा तो ऐसे थोड़ी ना फॉर्म हो जाएगा, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं भाई जो कि इसमें अपना रोल प्ले करेंगी, तो उन सभी को मिला करके क्या बोला जाता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन और फॉर्मेशन सब वगैरह सब कहाँ पे होगा? वो सब आपका होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेवल पे। उसके बाद वो कहाँ इंसर्ट होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंसर्ट होगा। मैंने आपको वीडियो शुरुआत में ही बताया था कि अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसी से वेसिकल आपके निकलते हैं,
और इसी से आपका क्या बनता है, गोल्जी अपैरेटस बनता है। वेसिकल आपके जो होते हैं वो इसी से निकलते हैं बाहर, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका जो गोल्जी अपैरेटस है वो किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है भैया, ठीक है। वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। तो यानी कि इसमें जो आपके लिपिड के प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें शुगर की एक चेन ऐड हो जाएगी। किसके लेवल पे, गोल्जी अपैरेटस के लेवल पे। गोल्जी अपैरेटस से क्या होगा, सेक्रेटरी वेसल, सेक्रेटरी वेसिकल, सॉरी सेक्रेटरी वेसिकल क्या, अगर ये आपका गोल्जी अपैरेटस है तो यहाँ आपने देखा होगा डायग्राम में देखा होगा ये सभी क्या होते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं भाई, है ना। तो वही चीज है। और उसके बाद क्या बनेगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। तो ये सभी जो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रही हैं, उन सभी को मिलाकर के हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। सो अगर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आ जाए तो आप उसको ऐसे, मतलब ये वाला एग्जाम्पल देकर के आप उसको, मतलब ये आप उस डेफिनेशन देकर के उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल था एक। ओके तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अभी अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो आप बस इतना ही समझिए, उसके बाद आपको धीरे 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 आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। देखिए धीरे धीरे क्या है कि मतलब एक जो ऑर्गेनेली है ना वो हमेशा दूसरी ऑर्गेनेली से अटैच्ड होती है ना, मतलब वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो जब आप पूरी ऑर्गेनेली पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ओ भैया ये था माजरा, क्योंकि इसमें भी देखिए गोल्जी अपैरेटस का यूज है, गोल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम्स है, इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जरूर तो नहीं आपको सब कुछ पता है, तो जब आप सारी ऑर्गेन पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो अभी हम बस इतना समझते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है भाई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सिंथेसाइजेशन में वर्क करता है, लिपिड्स के, कोलेस्ट्रॉल के, स्टेरॉइड्स के, राइट। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स के। ये वही चीज लिखी हुई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स होते हैं। तो अब ये सभी जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, इन सब के फॉर्मेशन में क्या हेल्प करेगा, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा प्रोटीन वाले लेवल पे आ जाता है। तो प्रोटीन वाले लेवल में क्या आएगा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के, डाइजेस्टिव जितने भी एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के, लाइसोसोम के लिए कोई भी एंजाइम है यार, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा एक सेल से दूसरी सेल में हमेशा, ठीक है। प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन वही करता है। अब हम एक लास्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज डिफरेंस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें जितने भी डिफरेंसेस लिखे हुए हैं ना कुछ इस फॉर्म में कि इधर डिफरेंस अलग है, इधर आपका अलग है, दोनों को कंपेयर करके जो डिफरेंस निकलता है ना वो चीज़ पढ़नी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में कोई ना कोई एक डिफरेंस उठा के पूछ देगा, कोई भी डिफरेंस पूछ सकता है यार, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस बताओ, तो आपको वो याद होना चाहिए। प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू में डिफरेंस बताओ, याद होना चाहिए आपको। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस में डिफरेंस बताओ, आपको याद होना चाहिए। फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस बताओ, है ना। तो आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस बताओ, है ना। तो ये सारी चीज आपसे पूछ सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में मतलब वो बताओ, डिफरेंस बताओ, है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब आपसे 5 नंबर का है तो 3 नंबर का पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भाई डिफरेंस बताओ। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप डिफरेंस लिखने बैठेंगे तो आपको 3-4 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो पहले टॉपिक तैयार करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि डिफरेंस आप खुद से बना लेंगे, आपको अलग से डिफरेंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। हाँ, आप टॉपिक पढ़ने के बाद डिफरेंस देखेंगे तो उसमें आपको ये जरूर मिलेगा कि जितने पॉइंट लिखे हैं भाई वही तो लिखे हैं जो अभी मैं टॉपिक से पढ़ के आ रहा हूँ, या फिर आपको हो सकता है कि डिफरेंस में एक आध दो नए पॉइंट मिल जाए तो वो आप थॉरोली याद कर सकते हैं। लेकिन जब आपका टॉपिक दिमाग में फिट होगा ना तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगे, राइट। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, इट कंटेन्स फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, राइट। और वही अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख लूं तो इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ऑल राइट, वेसिकल्स हम जानते हैं, ये हो गई, ट्यूब्यूल्स आपकी ये हो गई, ओके। फ्लैटेंड सेल्स कॉल्ड सिस्टर्नी, सिस्टर्नी आपकी ये हो गई,
हो गया। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। ये अभी हम पढ़ कर आए हैं कि नहीं पढ़ कर आए हैं? बिल्कुल पढ़ के आए हैं। तो आप ये पॉइंट लिख नहीं लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। राइबोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं। बहुत सही। यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं होता है। इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा क्या सिंथेसाइज करेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। वही पढ़कर क्या है तो आप लिख नहीं लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज अबंडेंट इन एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। ये भी पढ़ करके आए हैं। उसके बाद क्या है? इट इज अबंडेंट इन लिवर एंड द टेस्टिकुलर सेल्स सिंथेसाइजिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये भी पढ़ करके आए हैं। यहाँ पर क्या लिखा था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर ऑफ वर्टेब्रास। वही तो डिटॉक्सिफाई में हेल्प कर रहा था, वही तो यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। वही चीज तो यहाँ पे लिखी है यार। क्या इसमें रॉकेट साइंस लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा इसमें। ठीक है, तो ये आपका हाँ हो सकता है आप ये काट दें क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है। टेस्टिकुलर सेल्स दैट इज लीडिंग सेल्स। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हम अच्छे से समझ गए भाई क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, सब कुछ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम किसी नई सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। मैं तो बोलती हूँ कि हम पढ़ेंगे इसके बाद गोल्जी अपैरेटस के बारे में। तो बने रहिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।